वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइमा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए हम आगे हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या है और प्रदूषक क्या क्या होते हैं, ये सब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमें पता हो कि प्रदूषण क्या होता है यानी पॉल्यूशन क्या होता है। तो मैं भी ज़्यादा लोग जानते होंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो डेफिनेशन वो क्या है कि वायु, जल, मिट्टी यानी एयर, वाटर, सॉइल आदि का जो अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, यानी कि वो किसी भी चीज़ों से, किसी भी द्रव्यों से जो दूषित होता है, दूषित यानी कि पॉल्यूशन मतलब कि प्रदूषित होता है, तो वो जो सारी मेथड होती है उसको ही हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रदूषण होता है जिसका सजीवों पर यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है और हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी नुकसान होता है। हमारे जो पिछली जो क्लास थी हमारी पारिस्थितिक तंत्र की, उसमें आप देखना कि जब प्रदूषण होता है तो प्रदूषण से पारिस्थितिक तंत्र को कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव डालते हैं। और वर्तमान समय में जो पर्यावरणीय अवनयन हो रहा है, अवनयन का मीन्स होता है, पर्यावरणीय तो आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन अवनयन क्या होता है? अवनयन एक होता है उन्नयन, उन्नयन मीन्स ऊंचा जाना, स्तर। जैसे पर्यावरण का स्तर अगर ऊंचा जा रहा होगा तो हम उसे कहेंगे पर्यावरण उन्नयन, और पर्यावरण का स्तर अगर नीचे जा रहा है तो उसको हम कहेंगे पर्यावरण अवनयन। ठीक है। तो पर्यावरण अवनयन का प्रदूषण एक प्रमुख कारण होता है। ठीक है। अब प्रदूषण कहाँ कहाँ से होता है? फैक्ट्रियों से होता है, और जो फैक्ट्रियों का गंदा लिक्विड होता है, मतलब केमिकल युक्त जो द्रव होता है उसको पानी में बहा दिया जाता है तो नदियाँ, जल हमारा प्रदूषित होता है। और फिर हम जो केमिकल यूज़ करते हैं हमारे खेतों में एक उर्वरक के तौर पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इन सब से ही हमारे पर्यावरण में प्रदूषण भारी मात्रा में फैल रहा है। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो पूरी की पूरी प्रदूषण पे है कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कैसे होता है और प्रदूषण के सोर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम कि प्रदूषण क्या, ये तो हमें पता चला कि प्रदूषण क्या है, लेकिन प्रदूषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रदूषण तो हमें पता है कि कैसे होता है, लेकिन प्रदूषण किसके द्वारा होता है उसको हम कहेंगे जिसके द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ को हम प्रदूषक पदार्थ कहते हैं, मतलब पॉल्यूटेंट कहते हैं, प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। ये तो हो गई हमारी प्रदूषक पदार्थ की डेफिनेशन कि प्रदूषण फैलाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। अब प्रदूषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे ये डायग्राम है, इसमें आपने देखा फैक्ट्रियों में से SO2 निकल रही है, व्हीकल्स में से NO2 निकल रही है, और जो जानवर हैं उनमें से NH3 निकल रही है, अमोनिया। फिर इसके बाद में क्या होता है कि ये जो यहाँ से NH3 रहती है, इन सब से वो रिएक्शन करके SO4 NO3 NH4+ ये बनाती है, और ये यहाँ पे आके हमारे जो क्लाउड होते हैं, पानी वाले बादल होते हैं, उनमें जाके केमिकल रिएक्शन करती है। केमिकल रिएक्शन करने से क्या होता है कि जो ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो वाटर हमारा आता है वो पूरा का पूरा केमिकल युक्त आता है, यानी कि इनमें सब ये SO4 NO2 NH4 मिला हुआ होता है। इसको हम एसिड रेन भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आता है वाटर, अब इसी वाटर को हम हमारी खेती के लिए यूज़ कर लेते हैं, और इसी खेती को यूज़ ह्यूमंस भी करते हैं, यानी कि इसका अनाज भी हम भी खाते हैं, और जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो सारे के सारे जानवर खाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। तो ये हमारे प्रदूषक पदार्थ हो गए थे। अब इन प्रदूषक पदार्थों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से अभी पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे पॉल्यूटेंट। इनका अब हमने क्लासिफिकेशन किया कि चलिए SO2 है, NO2 है, और जितने भी पॉल्यूटेंट हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, तो सबसे पहले आएगा हमारा फ्रॉम इन विच दे परसिस्ट, और सेकेंड आएगा एक्सिस्टेंस इन नेचर, यानी नेचर में पहले से हैं, और सेकंड आएगा नेचर ऑफ डिस्पोजल, यानी कि नेचर को डिस्पोज करने के लिए। अब पहला आएगा हमारा जो तो होगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट लाइक DDT। हमारा DDT नाम सुना है आप लोगों ने, DDT जो दवाई होती है उससे छिड़काव करते हैं कीटनाशक के तौर पे। ठीक है।
और हमारा प्लास्टिक, प्लास्टिक तो आप सभी जानते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो सीधे सोर्स से निकलता है, ठीक है, सीधे सोर्स से निकलता है, वो हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो हो जाएगा जो हमारे सोर्स से निकलने के बाद, हमारा जो भी सोर्स है उससे निकलने के बाद प्राइमरी पॉल्यूटेंट से केमिकल रिएक्शन करेगा, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाएगा, ठीक है। इनके बारे में भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाएगा। अब थर्ड आते हैं हमारा एक्सिस्टेंस इन नेचर, जो हमारे नेचर में पहले से है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन यानी कि मात्रात्मक प्रदूषक, वैसा वह प्रदूषक जिसकी अधिक मात्रा होने पर क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट कहलाता है, ठीक है। जिस प्रदूषक की मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा होने पर क्वांटिटेटिव जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ये इनको हिंदी में मात्रात्मक प्रदूषक कहते हैं। और ये जो मात्रात्मक प्रदूषक होते हैं ये क्या करते हैं, ये जब तक इनकी लिमिट सही रहती है, यानी कि इनकी मात्रा सही रहती है, तब तक ये पॉल्यूटेंट नहीं होते। लेकिन अगर हमें जितनी मात्रा में इसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे प्रदूषक इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये एक प्रदूषक बन जाते हैं, और इन प्रदूषकों को कहते हैं मात्रात्मक प्रदूषक। जैसे कि हमारा CO2, ठीक है, तो CO2 के बारे में भी हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके बाद आएंगे क्वालिटेटिव। इसमें एक मात्रा का कोई काम नहीं होता है, इसमें इसकी क्वालिटी यानी कि गुणात्मक प्रदूषक, इनको हम गुणात्मक प्रदूषक बोलेंगे, यानी कि ये इनके गुण ही हैं, इनमें प्रदूषण फैलाने का पहले से ही गुण होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फंगीसाइड्स भी है और DDT भी है। अब आते हैं बायोडिग्रेडेबल लाइक स्वीज, और सेकंड आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक प्लास्टिक और ग्लास और DDT, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं पॉल्यूटेंट वो मतलब कि जैव अपघटनीय पदार्थ, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स ये तो हमारे बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, जैव अपघटनीय यानी ये अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे होंगे कि गैर जैव अपघटनीय, ठीक है, जिनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा प्लास्टिक देखा है आप लोगों ने, हमारी दुनिया का जो पहला प्लास्टिक बना होगा ना वो भी अभी तक जिंदा है, यानी कि जिंदा मीन्स वो भी अभी तक हमारे अर्थ में पाया गया है, उसे डिकम्पोज नहीं किया गया, मतलब कि उसे वो नहीं किया गया है, उसे नष्ट नहीं किया गया है, ठीक है। हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि हम लोहे की चीज़ बनाते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, मतलब लोहे के बर्तन बनाते हैं उसमें जंग लग जाती है, इसके बनाते हैं उसके बनाते हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हज़ारों सालों तक चलती रहे, ठीक है। तब उन्होंने हमारे प्लास्टिक का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये हमारे पॉल्यूटेंट जो हैं उनके प्रकार हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले आएगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमारा जो होता है ये, ठीक है, दिस पॉल्यूटेंट आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। इन्होंने क्या कहा है कि ये सीधे के सीधे हमारे एटमॉस्फेयर से रिलीज होता है, ठीक है। इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर का वातावरण, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन समटाइम्स फ्रॉम नेचर, और कुछ क्या होते हैं जब हम ह्यूमंस कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तब वो हमारे नेचर में मिलता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे के सारे हमारे प्राइमरी सोर्स हो गए। अब 5 मेजर प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, इनके नाम लिखे हैं, जैसे कि पहला CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड होगा NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, VOCs वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और PM पर्टिकुलर मैटर्स। PM जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, PM 2.5 यानी PM 2.5 भी बोल सकते हैं उसको, एक होता है PM 10, ठीक है। और ये पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं एक बार कि हमारे जो एयर होती है, एयर में 1 mm से 10 mm तक के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहेंगे PM पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। अब जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं 2.5 का, एक होता है 10 का, ठीक है, क्लियर। हाँ,
तो ये थे हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बाद में आते हैं हम कि हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हमारे जैसे सोर्सेज, नेचुरल, मोबाइल से, स्टेशनरी से, ये जो इनके एग्जांपल हैं SO3, HNO3, H2SO4, H2O2, O3, ये पेन्स। अब पेन क्या होता है, NO3 माइनस SO2 और सॉल्ट, ठीक है। ये जितने भी हमारे होते हैं ये क्या काम करते हैं, जैसे कि हमारे जो फैक्ट्रियों से हमारे जितने भी केमिकल्स निकलते हैं वो पूरे एयर में जाते हैं। एयर में जाने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे जो बादल, क्लाउड्स होते हैं, उन क्लाउड्स में वाटर से रिएक्शन करते हैं। वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो भी केमिकल बनता है, ठीक है, जो भी केमिकल बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या होता है कि हमारा जो PAN होता है वो कैसे बनता है, NO3 प्लस O3, ठीक है। NO3 जब O3 से के साथ में मिलता है तब हमारा पेन बनता है, और पेन का फुल फॉर्म होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये आप याद रखें नाइट्रेट, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है कि PAN क्या मतलब किसको प्रदूषित करता है, और या फिर PAN का फुल फॉर्म बताइए, या फिर PAN किससे मिलकर बना, तो PAN NO3 प्लस O3 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट थे जितने भी थे। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बाद में हम आएंगे कि अब पॉल्यूटेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। अब नेचर एक्सिस्टेंस ऑफ नेचर, यानी नेचर के आधार पे हमारा जो पॉल्यूटेंट है वो दो भाग में डिवाइड है, यानी कि एक होगा क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट और सेकंड होगा क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा मात्रात्मक प्रदूषक और ये हो गया हमारा गुणात्मक प्रदूषक, ठीक है, गुणात्मक प्रदूषक। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि मात्रात्मक प्रदूषक क्या होते हैं। तो मात्रात्मक प्रदूषक वह होते हैं जो सामान्य रूप से पर्यावरण में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि पर्यावरण में पहले से हैं, एग्जिस्ट हैं, और एक प्रदूषक की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जब मनुष्य की अदम्य गतिविधियों के साथ के कारण उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है, यानी कि उनकी जो मात्रा होती है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी, जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तब जाके जैसे कि उदाहरण के लिए उन्होंने दिया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब CO2 के बारे में इन्होंने ऐसा क्यों बताया आपको कि CO2 जो है, हमें पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा हमारा जो जगह है, मतलब कि हमारा जो पूरा वातावरण है उसमें CO2 गैस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने तो इसे प्रदूषक बता दिया। अब प्रदूषक क्यों बता दिया, क्योंकि जितनी CO2 की मात्रा हमें चाहिए होती है उतनी CO2 से ज़्यादा हमारे वातावरण में पहुंच चुकी है। जैसे कैसे पहुंच चुकी है, जैसे आप लोगों ने CO2 को सबसे ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट करने वाली गैस पता है आपको सबसे कौन है, उसका नाम CO2 है, ठीक है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके बाहर ये पूरा का पूरा सरफेस बना हुआ है, ठीक है, मान लो ये CO2 की लेयर है। अब क्या होता है कि जो सन है हमारा, सनलाइट आती है, जो सूरज से लाइट आती है, सूरज की जो लाइट आती है वो एकदम हाई टेम्परेचर में आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई आती है, ठीक है। अब हाई आती है मतलब उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य जानते हैं आप, इस तरीके से बहुत ज़्यादा छोटी आती है, ये होती है, इनको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। ये आपके फिजिक्स में है तरंग दैर्घ्य। तो ये जो आती है तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उसमें आती है राउंड में, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ से निकलती है तो क्या होता है कि अर्थ हमारी जब एकदम से छोटे आती है तो अर्थ हमारी बहुत सारी CO2 को बहुत सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन वो बाहर जब लाइट जब जानी होती है तो उसको पहुँचा नहीं पाती, क्योंकि ये जो तरंग दैर्घ्य होती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये हो जाती हैं हमारे जैसे कि ये जो है ये हल्की हो जाती हैं और ये भारी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इनको बाहर जाने में टाइम लगता है। जैसे कि हमने माना कि यहाँ पे ये 100 अगर सनलाइट आई है तो अर्थ ने हमारी 30 या 40 यूज़ कर ली, लेकिन बची कितनी 60 या 50, तो वो बाहर जाने के लिए इतनी ज़्यादा वो नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा भारी रहती है तो बाहर तक नहीं जा पाती, और हमारे CO2 की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है और बढ़ती जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो सनलाइट रहती है पूरी 100% यहीं रह जाती है, और हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है इसी वजह से, ठीक है। क्लियर हो गया। इस वजह से जो CO2 हमारा है उसको मात्रात्मक प्रदूषक कहते हैं।
क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो था हमारा मात्रात्मक प्रदूषण। अब सेकंड आएंगे कि गुणात्मक प्रदूषण क्या होता है। अब गुणात्मक क्या होता है कि ये वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य रूप से प्रकृति में नहीं होते, यानी प्रकृति में अपने आप नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये प्रकृति के नेचर के बाहर होते हैं। लेकिन जो कीटनाशक होते हैं, जैसे मनुष्य द्वारा जोड़े जाते हैं, पर्यावरण में जारी होने के बाद वे जिस रूप में बने होते हैं, यानी क्या होता है कि जैसे कि हमारे कीटनाशक जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्वालिटेटिव पॉल्यूशन में आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक खेत है, अब यहाँ पे हमने केमिकल डाला, अब केमिकल से पानी दिया, तो ये जो पूरा पानी ये इस नदी में आके मिल गया। अब नदी में जो था वो भी केमिकल युक्त हो गया। अब इस पानी को किसी ने नल के ज़रिए इस पानी को पिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या होगा कि ये जो केमिकल है यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ, सबके नलों में या सबके पीने लायक पानी में भी हमारा जो कीटनाशक होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, वो फैलने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वालिटेटिव पॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव पॉल्यूशन का जैसे एग्जांपल CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो फिर ये था हमारा गुणात्मक प्रदूषण। अब गुणात्मक प्रदूषण के बाद आते हैं अपघटनीय, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यानी कि इसके द्वारा हमारा पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एक समय के बाद में बायोडिग्रेड हो जाते हैं ना, अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि जीवाणु, कवक या अन्य जीवों के द्वारा पदार्थों का रासायनिक विघटन जैव निम्नक या बायोडिग्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, और ये हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये जितने भी फल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी, ठीक है, तो उनके वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो ये जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, यानी ये भी पॉल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन ये जब अपघटित हो जाते हैं, अपघटित होने के लिए पॉल्यूशन होता है इनसे। ठीक है, इसके बाद गैर अपघटनीय पदार्थ यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वह कचरा होता है जो सदियों तक हमारी पृथ्वी पर मौजूद रहकर उसे नुकसान पहुंचाता रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक हुआ, पेपर हुआ, थर्मोकोल हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं कि ये प्रकृति में मौजूद सूक्ष्म जीव इस प्रकार के छोटे घुलनशील पदार्थों में नहीं तोड़ पाते हैं। क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ फंजाई, कवक और लाइकेन होते हैं, फंजाई और कवक होते हैं और लाइकेन्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो सिर्फ जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ पाते हैं, यानी कि जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या इन कचरे को छोटे या घुलनशील पदार्थों में नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए ये कचरा कई सालों तक धरती पर ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी पॉलीथीन बढ़ती जा रही हैं और ये कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारे जैव अपघटनीय पदार्थ हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं कि सोर्सेस ऑफ, अब आएंगे हम सबसे पहले, हमारा पहला पॉल्यूटेंट है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं, कि वो कहाँ से मिलता है हमें। सबसे पहले फॉरेस्ट फायर, जब जंगल में आग लगती है, ठीक है, तो उसमें से जो एयर निकलती है उसमें CO होती है। व्हीकल इमल्सन, यानी कि जो कार वगैरह जितने भी वाहन हैं उन वाहनों से जो वाहनों से जो धुआं निकलता है उससे होता है। बायोमास बर्निंग, यानी कि हमने गोबर वगैरह जलाया या जैविक चीज़ें जलाई, उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें होती है। गैस अप्लायंस, गैस में से निकलता है। पावर जनरेशन, पावर जहाँ से लाइट बनती है वहाँ से। इंडस्ट्रियल इमल्सन, इंडस्ट्री से तो मिलता ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे CO के सोर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ इतनी सारी जगहों से रिलीज होती है। ठीक है, तो अब CO का काम क्या होता है, तो CO का काम ये रहता है कि CO हमारा जो होता है, सबसे पहले हम ये पूरे का पूरा एयर हमारे ये CO पूरा एयर में मिलेगा। ठीक है, एयर में मिलने के बाद किसी भी ह्यूमन की बॉडी में जाएगा। ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाने के बाद ये क्या काम करेगा कि ये बॉडी में, यानी कि बॉडी में हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाने के बाद में क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में मिक्स होगा। ठीक है, अब ब्लड में मिक्स होने के बाद क्या होगा कि ये हमारे ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आप लोग जानते हैं, जिस वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है, हमारे ब्लड की RBC
रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है, ये आप याद रखें। तो ये हीमोग्लोबिन में जाके CO मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद ये जैसे ही CO हीमोग्लोबिन से मिक्स होता है वैसे ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना लिया। अब इसमें क्या होता है कि ये जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है तो ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे ही लंग्स में हमारे में क्या होता है कि ये जैसे ही ये लंग्स में हमारे वो ऑक्सीजन गई तो जो हमारा ब्लड है वो तुरंत ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब क्या होगा कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि जैसे हमने ब्लड मतलब हमने एयर ली है ना, हमने सांस ली, हम सांस इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो हमने जब सांस ली तो उसमें क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे हीमोग्लोबिन मीन्स जो ब्लड है हमारा, है ना, जैसे ही लंग्स में हमारी ऑक्सीजन जाएगी, जैसे क्या होगा, ऑक्सीजन जो लंग्स में हमारी जो ऑक्सीजन है वो उसमें बहुत ज़्यादा अधिक सांद्रता होगी और हमारा जो ब्लड होगा उसमें कम सांद्रता होगी। तो यहाँ पे एक डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, ठीक है, ये आप याद रखें, यहाँ पे डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है। और डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ही क्या होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। किस वजह से होती है, डिफ्यूज़न की वजह से, ठीक। तो क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन से ज़्यादा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है तो वो क्या काम करती है, यहाँ पे क्या काम करती है कि ये हमारे डिफ्यूज़न की प्रोसेस करती है, और जब CO ज़्यादा हो जाती है तो ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेती है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद में इसका काम होता है कि ये बॉन्ड बना लेती है। इसके बाद हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी से लकवा मतलब जो डिसीज़ होती है जैसे कि पैरालाइसिस होना, ये सब इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारा CO। अब CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद इसके ये इफेक्ट हैं, ये हो गए हमारे CO2। अब सेकेंड नंबर पे हम आते हैं CO2 पे कि CO2 क्या काम होता है, ठीक है। तो CO2 का काम होता है रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। ये क्या काम करती है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम करती है। फिर डिक्रीज इन विजन द कॉज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि हमारे जो हार्ट के कार्डियोवास्कुलर जो होते हैं उनमें डिसऑर्डर फैलाती है। और फिर फॉसिल, ये मिलता कहाँ से है कि सबसे पहले फॉसिल फ्यूल कंबंशन, यानी कि फॉसिल फ्यूल जानते हैं आप लोग, जैसे कि जीवाश्म ईंधन जिन्हें खोद के निकाला जाता है तो उसमें से CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। जेट प्लेन यूज O2 और एंड रिलीज CO2। जेट प्लेन जो रहते हैं उनमें से भी O2 और CO2 रिलीज होती है। और बर्निंग यानी कि आग लगाने से भी CO2 बहुत ज़्यादा निकलती है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, कॉज हेडेक एंड नोजेस, ठीक है, हेडेक मीन्स सर दर्द होता है। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर। अब इन्होंने कहा है कि ये हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वही प्रोसेस यहाँ पर होती है। क्या होता है कि हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर हमारी मतलब हमारा जो एक पूरी की पूरी जो लेयर एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो इसमें CO2 भी होती है, ठीक है। अब हमारा जो सन से लाइट आती है इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, तो ये आसानी से अंदर आ जाती है, लेकिन जब लौटने की बारी आती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये लौट नहीं पाती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो 100 सनलाइट जो लेकर आया होता है, यहाँ पे 30 और 40 तो अर्थ रख लेती है, लेकिन जो हमारे 70 और 60 रहते हैं, एक सेकेंड, जो हमारे 70 और 60 रहते हैं उनको नहीं ले जा पाती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी मतलब सन की जो सनलाइट होती है वो पूरी 100 की 100 हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो पूरी की पूरी, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जितनी भी प्रोसेस हो रही, किसकी वजह से हो रही, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इस एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया। ये था हमारा CO2 यानी सेकेंड वाला, ठीक है। अब आएंगे मीथेन, ठीक है। मीथेन गैस कहाँ से मिलती है हमें, मीथेन यानी CH4, ठीक है। थर्ड है हमारा पॉल्यूटेंट CH4। कोल माइनिंग, जहाँ से ये कोयले की खदान से मिलता है, कोयले की खदानों से मिलता है, ठीक है।
फिर नेचुरल गैसेज एंड पेट्रोलियम सिस्टम, ये पेट्रोलियम सिस्टम में भी मिलता है, नेचुरल गैसेज होती हैं जो, ठीक है, पेट्रोल वगैरह में। फर्मेंटेशन यानी जब किण्वनीकरण होता है, किण्वनीकरण में भी यह निकलता है, ठीक है। और लैंडफिल्स, लैंडफिल्स जो होते हैं जैसे कि जो गाय वगैरह होती हैं, मतलब जो जुगाली करने वाले जितने भी जानवर होते हैं, उन जुगाली करने वाले जानवरों से भी मीथेन गैस रिलीज होती है। उनमें उनके जो पदार्थ होते हैं जुगाली करने वाले, जैसे कि गाय, बकरी वगैरह वगैरह, तो उसमें से भी जो मीथेन गैस होती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो ये था हमारा मीथेन गैस। जितने भी पॉल्यूटेंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखें आप। फिर आएंगे हम CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है हाईली स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड यानी कि ये बहुत स्थायी होता है, ये स्थायी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बनता है? कार्बन से मिलकर बनता है, क्लोरीन से मिलकर बनता है और फ्लोरीन से मिलकर बनता है, ठीक है। इसके जो सोर्स होते हैं, सबसे पहले होते हैं रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, AC हो गया, ठीक है। और ये जो कैन होते हैं, स्प्रे कैन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे CFC के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह वगैरह। और फिर इसके बाद आते हैं कि ये CFC किसको हार्म पहुंचाता है, यानी इस इफेक्ट किस पर करता है? तो ये हमारी ओजोन लेयर पर इफेक्ट करता है, ओजोन लेयर पर इफेक्ट करता है, और ये ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा थिन कर रहा है। और थिन अगर हो जाएगी तो इससे क्या होगा, स्किन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी लोगों में, ठीक है। समझ में आ गया? ये तो हमने छोटी क्लासों में ही पढ़ा था शायद 9th-10th में कि CFC के कारण क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ओजोन लेयर को इफेक्ट डालती है। और ओजोन लेयर का क्या काम होता है कि ओजोन लेयर हमारी जो सनलाइट जो है, हार्मफुल जो सनलाइट आती है उनको रोकने का काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम कि चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि हमने वो तो अब ये हमारा हो गया NO2, ठीक है, ये है NO2, ये है हमारा SO2, SO2। अब SO2 जो हमारा है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि SO2 किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। तो SO2 जो है वो हमारे अम्ल वर्षा नाम सुना है आप लोगों ने, एसिड रेन, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये एसिड रेन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा SO2 होता है, ये जैसे कि ये चिमनी है, यहाँ से हमारा SO2 रिलीज़ हुआ और ये बादलों में जाके H2O से क्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। अब इसने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, अब क्या होगा कि हमारा जो बादल है वो केवल H2O नहीं गिराएगा, वो पूरा का पूरा H2SO4 गिराएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जो पानी होगा वो क्या होगा? एसिड रेन, इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन के क्या वो होते हैं, जैसे कि SO2 है तो ये एसिड रेन हो गया। अब एसिड रेन होने से क्या होगा कि जो हमारा जो वाटर होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, यानी इसका जो pH मान होता है वो कितना होता है? 7, ठीक है। हमारे वाटर का pH मान होता है 7 और एसिड का होता है 7 से कम और बेस का होता है 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो एसिड यानी कि ये 7 से 5.6 पे आया और 5.6 से नीचे जितना भी जाता जाएगा उतनी ज़्यादा जो रेन होगी वो एसिडिक होती जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जो SO2 है वो एनर्जी यूज़ इन इंडस्ट्री में एनर्जी को यूज़ करने के लिए, इंडस्ट्री में जो प्रोसेस होती हैं, नॉन रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर से निकलता है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती है, एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे बिजली जहाँ पे ज़्यादा बनती है वहाँ पे SO2 ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो SO2 जो हमारा है वो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आएंगे कि NO2 क्या है। ये हमारा NO2 है। NO2 जैसे मोबाइल से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से,
फ्यूल कंबस्शन से, नेचुरल सोर्सेज से, ये ठीक है, जितने भी हैं हमारे, ठीक है। तो ये NO2 जो होता है ये भी हमारा सेकेंड एसिड रेन कराने वाला केमिकल होता है। एसिड रेन में ये भी यूज़ होता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन इनमें से कौन सा कराता है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया SO2, सेकेंड आ गया NO2, ठीक है, थर्ड आ गया बोथ, या 4 आ गया नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे पूछेंगे कि एसिड रेन किस केमिकल की वजह से होता है, तो सॉरी किस गैस की वजह से होता है, तो वो होगा SO2 की वजह से भी होता है, NO2 की वजह से भी होता है। तो यहाँ पे हमने लिखना है बोथ, ठीक है। और अगर यहाँ पे NO2 की जगह पे CFC लिखा हुआ हो, ठीक है, तो आपको SO2 में लगाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बोथ की, जैसे SO2 है और NO2 है और यहाँ पे CFC लिख दिया है, ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूज़न है कि हम SO2 लगाएं या CO2 लगाएं, तो हमेशा आप SO2 पर ही टिक करके आएँ, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा एसिड रेन का था। अब नेक्स्ट आते हैं कि हाँ, ये थे हमारे, अब ये आ गए हैं हमारे फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश, अब फ्लाई ऐश क्या होता है, तो फ्लाई ऐश वो होता है जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली का निर्माण होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पे बहुत धूल के कण उड़ते हैं, ठीक है, धूल के कण उड़ते हैं, उनको ही हम बोलेंगे फ्लाई ऐश, ठीक है, फ्लाई ऐश बोलेंगे। और ये क्या काम करते हैं, सीमेंट, इसको हम सीमेंट में मिलाते हैं, तभी जाके हमारी सीमेंट में मजबूती आती है, ठीक है, फ्लाई ऐश का। और फ्लाई ऐश से ये छोटे छोटे ये भी बनते हैं, ये जो नए अलग प्रकार के जो ईंट बनने लगे हैं, आप लोगों ने देखोगे ग्रे कलर के, तो वो भी फ्लाई ऐश से बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये भार में हल्के होते हैं, यानी इनका जो वजन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इनका जो वज़न होता है वो हल्का होता है, और वज़न हल्का होता है, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं। तो ईंट की मतलब जो ईंट होती है उनकी जगह पे इन ब्रिक्स को लगाया जाता है आजकल, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो नए नए घर बन रहे हैं अब उनमें इन ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है। तो ये फ्लाई ऐश होता है, ठीक है, तो ये पॉल्यूटेंट होता है, ये पॉल्यूशन ही फैलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है, एरोसॉल, ये है एरोसॉल। अब एरोसॉल क्या होता है, तो एरोसॉल यानी कि अब हमारे प्लैंकटन, जितने भी डाइमेथिल सल्फाइड हैं, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, सी स्प्रे है, डिजर्ट, जितनी भी डस्ट है, सब जितनी स्मोक है, सफल, ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सेकेंडरी और एरोसॉल, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी ये उनके पार्टिकल्स होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल पार्टिकल्स जो उड़ते हुए हैं, मतलब एयर में जो उड़ते हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं एरोसॉल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे एरोसॉल। अब एरोसॉल के बाद आएंगे कि एयर पॉल्यूशन के पार्टिकुलेट मैटर कौन कौन से होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन के लिए 2 होते हैं, एरोसॉल, इनको हम एरोसॉल ही कहेंगे, ठीक है। ये एरोसॉल के प्रकार ही हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, PM10 और PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये अस्थमा फैलाते हैं, ये अस्थमा फैलाते हैं, ठीक है। और जितने भी सांस से होने वाली डिसीज़ होती है वो फैलाते हैं। अब आते हैं हम स्मोक पे कि स्मोक क्या होता है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, कूल, ऊपर ठंडा होता है, नीचे वार्म होता है, तो ये वार्म से ऊपर कूल में पहुंच जाता है, ये कूलर ठंडा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ऊपर वार्म होता है, यानी कि गर्म होता है, नीचे कूल होता है, और यहाँ पे स्मोक बन जाता है। और ये ऊपर तो कूल रहता ही है, बीच में वार्म हो जाता है, नीचे कूल हो जाता है। क्या होता है कि यहाँ का जो ठंडापन है वो ऊपर नहीं जा पाता है स्मोक की वजह से, ठीक है, ये टेम्परेचर इन्वर्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि स्मोक क्या है। तो ओरिजिनली प्रेस बाय डॉक्टर हेनरी एंटोन डेस वॉयुक्स, इन्होंने स्मोक की डेफिनेशन दी, स्मोक की खोज की। अब स्मोक क्या है, स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है, ठीक है, स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है। और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि फेमस स्मोक कौन कौन से हैं। तो लंदन में क्लासिकल स्मोक हुआ था, ये ध्यान रखें आप, लंदन में क्लासिकल स्मोक हुआ था, और लॉस एंजलिस में फोटोकेमिकल स्मोक हुआ था, ठीक है,
ठीक है, तो इसको हम लंदन स्मोक कहते हैं, और इसको ये लॉस एंजलिस में हुआ था तो लॉस एंजलिस स्मोक कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फेमस स्मॉग हैं उनके नाम बताइए। ठीक है, फिर आते हैं कि ये तो हमारे पॉल्यूटेंट थे। अब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे क्वालिटीज़ बनाई गई हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ बनाई गई हैं। तो कैसी कैसी क्वालिटीज़ थी, तो उन्होंने बताया कि एक है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, CPCB, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखेंगे CPC और B। ठीक है, इसका मेन काम होता है कि हमें कैटेगरी बताता है कि आपके शहर में, ये सिर्फ शहरों में होता है, शहरी क्षेत्रों में बताते हैं इसमें कि क्या कहते हैं, आपका जो शहर है उसमें पॉल्यूशन कैसा है, मतलब पॉल्यूशन किस टाइप से फैल रहा है। अगर आपको 0 से 50 मार्क्स नंबर मिले हैं ppm अगर आपके यहाँ पे 0 से 50 ppm का पॉल्यूशन हुआ है तो आपका जो शहर है वो गुड है, मतलब पॉल्यूशन कम है। फिर 51 से अगर 100 हो रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि ठीक है। और 101 से 200 मॉडरेट है, यानी नॉर्मल है। फिर 201 से 300 है यानी पुअर, यानी ख़राब है। 301 से 400 है तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और 401 से 500 है तो सोचने की स्थिति, गंभीर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये अच्छा है, ये ठीक है, ये नॉर्मल है, ये ख़राब है, ये बहुत ख़राब है, ये बहुत ही ख़राब है। ठीक है, और ये जो हमारा सिवियर है, ये गंभीर है, यानी कि इसमें हमें सोचने के लिए विचार करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल, ये आप याद रखें कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर मतलब वायु जांचने के लिए जो इंडेक्स होता है, इसमें ये किसके द्वारा होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखें। इसमें फिर नेक्स्ट आते हैं हम कि अब CPCB क्या है। ठीक है, हमने CPCB पढ़ा, उसके बारे में और देख लेते। CPCB फॉर्मुलेट क्राइटेरिया ऑफ कंप्रेसिव एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स CEPI। अब CEPI है, ठीक है, CPCY ने एक क्राइटेरिया रखा है कंप्रेसिव एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन के लिए। 88 इंडस्ट्रियल क्लस्टर, यानी ये अब जो आया है हमारा CEPI यानी कंप्रेसिव एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स। तो इसका क्या काम है कि ये 88 इंडस्ट्रियल क्लस्टर वर आइडेंटिफाई एंड CEPI वाज एवेल्यूएटेड, यानी कि इन्होंने इंडस्ट्रियों के ऊपर करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर एक प्रयोग किया है। जैसे कि उन्होंने सारी की सारी इंडस्ट्रियों को ना एक इंडेक्स में रखा है, जैसे कि वाइट कलर देकर, वाइट कलर दिया है ऐसे, मतलब वाइट कलर की अगर आपकी इंडस्ट्री को वाइट कलर मिलता है तो आपकी जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर मतलब जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या होंगी, गुड होंगी। ठीक है, और सेकंड नंबर जैसे आपकी रेड होती है, रेड अगर आपकी फैक्ट्री हो गई है तो आपको ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि डेंजर होती है, और इसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा रेयर जगह पे ही आपको ये इंडस्ट्रियाँ खोलने का मौका मिलता है। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर इज क्लासिफाइड क्रिटिकली पॉल्यूटेड CEPA इज इक्वल और मोर देन 70, यानी कि जो 43 क्लस्टर विथ CEPI स्कोर हुआ था वो मोर देन 70 आइडेंटिफाई क्रिटिकली पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर में हुआ था। यानी कि जो इंडस्ट्रियल यानी जो फैक्ट्रियों के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलता है उसकी जांच करने के लिए CPCB ने क्या किया था, एक क्राइटेरिया रखा था जिसको उन्होंने कंप्रेसिव एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स के नाम पे रखा था। अब इसका काम था कि ये सारी की सारी इंडस्ट्रियों को अपने इंडेक्स में रखे और ये बताए कि ये इंडस्ट्री वाइट कलर में आती है, रेड कलर में आती है, ग्रीन में आती है या ऑरेंज में आती है। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद पॉल्यूशन के लिए प्रोग्राम कौन कौन से रखे गए थे, तो CPCB सबसे पहला था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ये वन मंत्रालय के द्वारा रखा गया था। इसमें एयर पॉल्यूशन यानी इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, के ऊपर यहाँ पे पॉल्यूशन पे नियंत्रण रखने के लिए प्रोग्राम बनाए गए थे। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है,
नॉइस पॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे याद रखें CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, ठीक है। EPCA क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। EPCA जो है वो क्या काम करते हैं, ये एयर पॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड ये पूरा एयर पॉल्यूशन के लिए है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, यानी कि इन्हें इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी दी गई है, यानी वो कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। याद रखें आप, एयर पॉल्यूशन के लिए है EPCA। सेकंड थर्ड आता है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो इन्होंने क्या किया है कि पवन ऊर्जा जो होती है उसके ऊपर एक NIWE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइंड एनर्जी बनाई है। रिन्यूएबल एनर्जी होती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू, ये एनर्जी बनाते हैं पवन ऊर्जा के द्वारा, यानी कि जो पवन ऊर्जा वो एक पंखुड़ी चलती रहती है ना, ये नींव रहते हैं, नींवे इसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो ये है हमारी तमिलनाडु में, ये आप याद रखें कहाँ पर है, ये इंडिया में तमिलनाडु में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि रुको, रिपर्पोज यूज्ड कुकिंग ऑयल, इसमें क्या होता है कि ये कुकिंग ऑयल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे खाना बनाने वाला जो ऑयल होता है, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि एक जगह पे वो लोग जो समोसा वगैरह बना रहे होते हैं, तो वो एक बार उसको यूज़ कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं, फिर 3 बार यूज़ कर लेते हैं। तो उसको क्या होता है कि उसको यूज़ करने से, बार बार यूज़ करने से ना कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो जो रिपर्पोज्ड यूज कुकिंग ऑयल करके एक प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि वो आपका यूज्ड जो ऑयल होता है उसको लेके वो ईंधन बनाने लगते हैं, ठीक है। आपका यूज्ड जो ऑयल है उसको लेके वो आपको पैसे पे करेंगे, और पे करने के बाद वो ऑयल ले जाके यहाँ पे ईंधन बनाने लगते हैं, ठीक है। ईंधन बनाने का काम करने लगते हैं। तो ये था हमारा रुको, ये आप याद रखें, ये किससे रिलेटेड है, ये यूज्ड कुकिंग ऑयल से रिलेटेड है, ठीक है। ये था हमारा रुको। अब एक आएगा फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, इसको बोलेंगे फेम। अब फेम, अगर आपसे पूछा गया कि फेम किससे रिलेटेड है, तो फेम किससे रिलेटेड है कि हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना है, यानी कि बनाना है बहुत फास्टर एडॉप्शन में। यानी कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया की सरकार ने कह दिया है, एक स्कीम बनाई है जिसमें हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले जितने भी हैं, इनको धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाएगा। और जो हमारा फेम है, यानी फेम एक स्कीम है, ये स्कीम के द्वारा इन्होंने कहा है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी कि बनेगी, और हमारे इंडिया में लाइट से चलने वाले वाहन चलेंगे, ठीक है, जिससे हमारे इंडिया का एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो ये है फेम, ये एयर पॉल्यूशन से संबंधित है, एयर पॉल्यूशन, और ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ठीक है। ये आप याद रखें कि क्यों है ये फेम, किस लिए है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब उज्ज्वला योजना जैसे कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यानी कि जो पहले जो महिलाएं थी गांव की, वो चूल्हा में खाना बनाती थी, ठीक है। तो उनका जो जैसे वो जिस चीज़ से खाना बनाती थी उससे क्या होता था, धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था और एयर का पॉल्यूशन होता था। तो प्रधानमंत्री ने एक उज्ज्वला योजना चलाई जिसमें क्या होता है कि गैस जो रहती है वो आपको आपके घर तक मिल जाती है, ठीक है। महिलाओं के लिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी योजना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब हमारे यहाँ पे मनमोहन सिंह जब पीएम जब मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह के टाइम पे उन्होंने कहा था कि हमारा जो सोलर मिशन है, यानी कि उन्होंने कहा था हम सोलर मिशन से 100 गीगावाट एनर्जी बनाएंगे, ठीक है, एनर्जी बनाएंगे। लेकिन उनका जो मिशन था वो फेल हो गया, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन था, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे फिर पीएम मोदी आए। तो पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने सबसे पहले तो इसका नाम चेंज किया, इसका नाम रखा नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा दिया, ठीक है।
नेशनल सोलर मिशन रखने के बाद उन्होंने कहा कि जहाँ पर हम 100 गीगावाट बनाएंगे वहाँ पर हम 2030 तक 2030 तक हम इसको 450 गीगावाट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि वो 450 गीगावाट में बनाएंगे, ठीक है। याद रखें आप कि जो पीएम मोदी थे उन्होंने नेशनल सोलर मिशन जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन को ओनली नेशनल सोलर मिशन में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 10 जनवरी 2019 टू टेकल द इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन अक्रॉस द कंट्री। इन्होंने नेशनल NCAP, ये होगा NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी कि एयर को क्लीन करने का काम, वही फैक्ट्रियों से धुआं कम निकले और जो व्हीकल्स हैं उनमें से भी जो धुआं निकल रहा है वो भी कम निकले, इस तरीके से, ठीक है। तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो था वो लॉन्च हुआ था 2019 में, जनवरी 2019 में। ये आप याद रखें, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस जिस टाइप से पूछे जाते हैं, वही टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर कराए हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम BS थर्ड, BS फोर्थ और यूरो 6। BS थर्ड, BS फोर और ये होते हैं हमारे पेट्रोल इमर्सन, यानी कि ये होते हैं हमें जांचने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले BS थर्ड जो है उसमें क्या होता है कि ये CO 2.30 था, BS फोर में 1.0 हो गया, यूरो में 1.0 हो गया, ठीक है। जब BS थर्ड आया था और BS फोर्थ आया था, तो BS फिफ्थ आने के लिए, BS फिफ्थ को आने के लिए मोदी जी ने कहा था कि 2016 में BS फिफ्थ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन BS फिफ्थ किसी कारण से नहीं आ पाया, तो इस वजह से उन्होंने BS सिक्स को ही फिफ्थ 2016 में आ जाएगा लेकिन नहीं आ पाया था, इस वजह से PM मोदी ने BS सिक्स को ही 2020 में ला दिया था, ठीक है। तो ये आप याद रखें, BS सिक्स जो था वो 2020 में आया था। और जो हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि BS थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में से कौन सा BS नहीं लागू किया गया, तो कौन सा नहीं लागू किया, BS फिफ्थ नहीं लागू किया, जो 2016 में आना चाहिए था, नहीं आया था। और BS सिक्स को यूज़ करने वाली सबसे पहली जो सिटी थी वो थी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में तो 2018 में ही आ चुका था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पेट्रोल इमल्सन नॉर्म्स थे। फिर वाइंड आर्गुमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट, यानी कि ये वायु यानी हवा को क्लियर करने के लिए था, ठीक है। तो ये CSIR चलाता है, इसे CSIR चलाता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज वाला 26, ये हुआ कब हुआ था, वायु 2018 में, ठीक है। तो इसे CSIR नीरी के द्वारा सपोर्ट मिला है। ये आप याद रखें कि जो पूछा जाएगा कि वायु जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट है, ठीक है, यानी कि हवा से वायु से एयर से रिलेटेड है। और ये इसको सपोर्ट कौन करता है, इसको सपोर्ट करता है CSIR नीरी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा वायु। अब E-अमृत लॉन्च्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। अब E-अमृत का मतलब होगा, आप E-अमृत समझ के इसको वाटर नहीं समझे, E-अमृत लॉन्च्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि E-अमृत एक पोर्टल है, E-अमृत एक पोर्टल है। इसको क्या किया गया है कि E-अमृत पोर्टल को ऐसा बनाया गया है कि आप जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन सब की जानकारी आपको E-अमृत पोर्टल पे मिल सकती है, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उन सब की जानकारी आपको E-अमृत पोर्टल पे मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या होगा कि हाँ, ये तो हमारे वायु प्रदूषण के जितने भी थे, वायु प्रदूषण क्या मतलब, वायु प्रदूषण के पॉल्यूटेंट, वायु प्रदूषक कौन कौन से थे और उनसे होने से मतलब वायु प्रदूषकों के वजह से कौन कौन सी हानियाँ हो रही, कौन कौन सी डिसीज़ हो रही थी, वो थे। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नियम यानी कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन पे। तो वाटर पॉल्यूशन जो है वो, हाँ, तो वाटर पॉल्यूशन में सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हमारा वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी जो है वो वाटर पॉल्यूशन के बाद मतलब वाटर पॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो मैं आपको कल समझाऊंगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।